गोइंग टू स्टार्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कि आपका जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, जो आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, कल मैंने आपको नेफ्रॉन का सारा स्ट्रक्चर भी बताया था कि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आपकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। मतलब कि जो मटेरियल हमारे यूरिन में चला जाता है, फिल्टर हो जाता है, हम उसको वापस घर कैसे बुलाते हैं, हम उसको वापस ब्लड में कैसे कैसे लेके आते हैं। तो इस चीज को हमने समझना है कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जो नेफ्रॉन की ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह होती है। तो इसको हम समझते हैं बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको समझ आएगी फिर ये आसान है, वरना ये आसान नहीं है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। और अब हम सबसे पहले बनाते हैं कि यार जो आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनमें कौन कौन से सेल होते हैं। तो आपने याद रखना है, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं इनमें तीन तरह के सेल होते हैं। आपकी बुक वाली डायग्राम है कि पहला जो सेल होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेन सेल है, वो क्या है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सेल। ठीक है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल सेल है। पहला जो सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेल कहते हैं। जो दूसरी टाइप का सेल होता है कहाँ पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फा इंटरकलेटेड। तो ये मैंने क्या बना दिया, मैंने ये बना दिया अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स। दो दूसरी टाइप आ गई। और जो तीसरी टाइप होती है आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, वो एक और टाइप होती है, उसका मैं नाम आपको बाद में बताता हूँ। आपने याद रखना है कि जो आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसके तीन टाइप्स होती हैं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सेल्स, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स, और एक तीसरी टाइप होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यार कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में होता क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का ओवरऑल फंक्शन क्या है। तो आपने जो चीज याद रखनी है, जो आपने नहीं भूलनी, जो आपने कभी भी नहीं भूलनी, जिसको रटा मारना है, वो ये वाली है। और वो बात क्या है कि जो आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है ना, इनमें इनका ओवरऑल फंक्शन क्या है, कि इसका फंक्शन क्या है, मतलब ये क्या करती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में ऐसा क्या होता है कि हम इसको पढ़ने लगे हैं। फिर मैं आपको इसके बताऊंगा मैकेनिज्म। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है ना, ये क्या करती हैं, ये रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं किसको, ये अब रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं किसको, सोडियम को, रीअब्सॉर्ब सोडियम। और ये क्या कर देती हैं, ये एक्सक्रीट कर देती हैं किसको, पोटाशियम को। मतलब कि एक्सक्रीट का मतलब क्या है, कि हमारे ब्लड से निकाल के पोटाशियम को किसमें डाल देती हैं, यूरिन में डाल देती हैं, और यूरिन से सोडियम को वापस बुला लेती हैं। अगर आप गौर करें तो जब ये एक्सक्रीट करेगी पोटाशियम को, तो इसके साथ ये क्या करती है, ये हाइड्रोजन को भी एक्सक्रीट कर देती है। और अगर आप गौर करें तो ये तीनों काम किसके थे, हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था, हम दोबारा भी पढ़ेंगे कि जो आपका एल्डोस्टिरोन होता है, एल्डोस्टिरोन ने ये तीन काम कराने होते हैं। तो आज के बाद आपको ये बात पता चल गई कि जब भी आपका एल्डोस्टिरोन आएगा, एल्डोस्टिरोन क्या करेगा, एल्डोस्टिरोन आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे जाएगा और कुछ ऐसे चेंजेस लाएगा, कुछ ऐसे चेंज लाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम को वापस ब्लड में ले लिया जाएगा, पोटाशियम को एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, और हाइड्रोजन को भी क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। दिस इज ओवरऑल फंक्शन। ये वो बात है जो आपने कभी भी नहीं भूलनी। ठीक है, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे कौन सा एंजाइम आके एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन आके एक्ट करता है, और वो क्या करता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है सोडियम को, बाहर निकाल देता है पोटाशियम को, बाहर निकाल देता है किसको, हाइड्रोजन को। ये एक सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर बात है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि ऐसा होता क्या है कि ये तीनों काम होते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है ना, इनमें एक खास टाइप ऑफ सेल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेल्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेल्स कहते हैं। अब हमने यही बात समझनी है कि यार ये होता कैसे है। तो फर्ज करो जो आपका प्रिंसिपल सेल होता है ना, इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है। यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, इस रिसेप्टर को कहते हैं एल्डोस्टिरोन का रिसेप्टर है भाईजान। ये जो रिसेप्टर है, ये किसका है, एल्डोस्टिरोन। और जब भी एल्डोस्टिरोन बनेगा सुप्रारीनल ग्लैंड से, तो एल्डोस्टिरोन इसके ऊपर आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब यहां से कहानी हमारी स्टार्ट होती है। जब भी एल्डोस्टिरोन आके प्रिंसिपल सेल के ऊपर आके लगता है, तो ऐसा क्या होता है कि हमारे सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है, पोटाशियम एक्सक्रीट हो जाता है, और हाइड्रोजन भी एक्सक्रीट हो जाता है। इसको हम समझते हैं। जब एल्डोस्टिरोन हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे आके लगता है ना, पहला काम ये क्या करता है, पहला काम यह क्या करता है, यहाँ पे एक चैनल लगा देता है, यहाँ पे एक चैनल लगा देता है, और वो चैनल किसका होता है, सोडियम का। जब ये चैनल सोडियम का लगता है, तो सोडियम हमारा यूरिन से, ये देखो, ये आपकी एपिकल मेम्ब्रेन थी, मैंने कल भी आपको समझाया था। और ये आपकी कौन सी है, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आपका ब्लड पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका यूरिन बन रहा है। अब यूरिन में जो भी सोडियम था, वो इसके थ्रू, इस चैनल के थ्रू कहाँ पे आ गया है, हमारे सेल के अंदर आ गया, हमारे सेल के अंदर आ गया, यूरिन से निकल के हमारे सेल के अंदर आ गया। किस वजह से, क्योंकि एल्डोस्टेरोन आया, और एल्डोस्टेरोन ने इस चैनल को क्या किया, प्रमोट
किया, इस चैनल को क्या किया, प्रमोट किया, एक काम हो गया। दूसरा काम, दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, ये जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स एपिथेलियम में है, ये चैनल्स एपिथेलियम में है, और ये किसके चैनल हैं, ये सोडियम के चैनल हैं। तो इन चैनल्स का बहुत ही मशहूर नाम है, आपने सुना होगा, इनैक चैनल्स। इनैक चैनल्स कहते हैं एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। एपिथेलियल, ई से एपिथेलियल, एन ए से सोडियम और सी से चैनल, तो इनैक चैनल्स आपने याद रखना है। जब भी एल्डोस्टेरोन आता है, ये क्या करता है, सोडियम के चैनल्स लगवाता है, जिससे क्या होता है, ईच इनएक्ट चैनल्स बनते हैं, और वो क्या कराता है, वो सोडियम की एंट्री करवाता है फ्रॉम द यूरिन इनटू द प्रिंसिपल सेल, फ्रॉम द यूरिन इनटू द प्रिंसिपल सेल। पहली और क्रिस्टल क्लियर बात ये है। उसके बाद जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है ना, ये क्या करता है, ये एक और चैनल को बनवाता है, एक और चैनल को बनवाता है, उसको प्रमोट करता है, और उस चैनल का क्या नाम है, उस चैनल का नाम है जी पोटाशियम। उस चैनल का क्या नाम है, पोटाशियम। और वो क्या करता है, चूंकि चूंकि आपका यहाँ पे एक और काउंटर ट्रांसपोर्टर होता है, एक एक्सचेंजर होता है, जो कि क्या करता है, सोडियम को बाहर निकालता है, लेकिन पोटाशियम को अंदर लेके आता है। और ये जो एल्डोस्टेरोन भाईजान है ना, ये इसको भी प्रमोट करते हैं। एल्डोस्टेरोन तीन तरह के चैनल बनवाता है। इनैक चैनल, ताकि सोडियम अंदर आ सके, रीअब्सॉर्ब हो सके। पोटाशियम चैनल, ताकि हमारा जो पोटाशियम है वो बाहर जा सके। और जो सोडियम और पोटाशियम एक्सचेंजर, ताकि हमारा सोडियम बाहर जा सके और पोटाशियम अंदर आ सके। ठीक है, कहते हैं एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म। एल्डोस्टेरोन हमारा प्रिंसिपल सेल पे काम करता है, और तीन तरह के चैनल बनवाता है। कौन कौन से, ताकि इनैक चैनल से क्या हो रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है, ओके। पोटाशियम क्या हो रहा है, पोटाशियम हमारा सॉरी सोडियम अंदर आ रहा है और पोटाशियम बाहर जा रहा है। और एक ये और किस्म का चैनल बनवाता है, जिससे क्या होता है, सोडियम अंदर हमारा ब्लड में आ जाता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब बल्कि मैं आपको इसका मैकेनिज्म बाद में समझाता हूं। उसके बाद एक और रिसेप्टर का बताया गया है कि यहाँ करके एक और किस्म का रिसेप्टर होता है, जिसको हम कहते हैं एडीएच रिसेप्टर। और आपको पता नहीं याद है या नहीं, हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था कि जो आपका एडीएच, ये कहां से बनता है, ये हाइपोथैलेमस से बनता है, और स्टोर कहां पे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। और जब आपको क्या होता है, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो आपका एडीएच रिलीज होता है। जब एडीएच रिलीज होता है, पानी की कमी हो गई है बॉडी में, तो क्या हो गया, बॉडी को ज्यादा पानी चाहिए। तो जो एडीएच होता है, ये एक सुराख बना देता है, यहाँ पे पोर्स बना देता है, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्वापोरिन। ठीक है, एक्वापोरिन। और मुझे बहुत ही कोई एक्सीलेंट स्टूडेंट बताएगा कि ये जो एडीएच का रिसेप्टर है, ये V1 है या V2 है। मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी में दो तरह के एडीएच रिसेप्टर पढ़ाए थे, एक होता है V1, एक होता है V2। जो V1 होता है वो कहाँ पे होता है और V2 कहाँ पे होता है, मुझे जरा बताएं ना, शाबाश, कि ये V2 है या V1 है। यस, डॉक्टर अदनान एक्सीलेंट, शाबाश। डॉक्टर मारिया, डॉक्टर आतिफ एक्सीलेंट, माशाल्लाह, आप लोगों को आता है कि ये जो एडीएच का रिसेप्टर है, ये V2 है। ये क्या है, ये V2 है, ये V2 है। और V1 आपके इस रिसेप्टर क्या के ऊपर लगता है, जो कि क्या है, V2 है, और ये क्या बनाता है, एक्वापोरिन बनाता है। यस डॉक्टर मारिया, एक्सीलेंट। जो हमारा V1 रिसेप्टर होता है, ये कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल। जब हमारा जब हम डॉक्टर अदनान इंटेस्टाइन पे नहीं होता, जो आपका V1 रिसेप्टर होता है, ये आपका कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल में होता है। और जो V2 रिसेप्टर होता है, ये आपका होता है प्रिंसिपल सेल ऑफ किडनी में। V2 रिसेप्टर क्या करता है, एक्वापोरिन बनाता है। लेकिन जो V1 है, ये क्या कराता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। इसलिए तो इस हार्मोन के हमने दो नाम पढ़े थे। एक को हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कि ये यूरिन की अमाउंट को कम करता है, इसलिए हम इसको एडीएच कहते हैं। लेकिन चूंकि ये वेजो प्रेसर भी है, चूंकि ये वेसल्स को प्रेस भी करता है, उसको उसकी कॉन्ट्रेक्शन भी कराता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेजो प्रेसर भी कहते हैं। तो ये आपने बातें याद रखनी है, ये आपको प्रो प्लेयर बनाएंगी, मतलब ये आपको बहुत अच्छा स्टूडेंट बनाएंगी। अच्छा, हम आगे चलते हैं। ये जो एडीएच होता है, ये क्या करता है, यहाँ पे एक सुराख बनवाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वापोरिन कहते हैं। जब यहाँ पे सुराख होगा तो क्या होगा, इस सुराख से क्या होगा, आपका वाटर अंदर आएगा। जब वाटर प्रिंसिपल सेल के अंदर आएगा, तो क्या होगा, आपका वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अब हम इसका थोड़ा सा सीक्वेंस पढ़ते हैं कि यार किस सीक्वेंस में ये काम करता है। सबसे पहले फर्ज करो आपका बीपी हुआ लो। ठीक है, आपका बीपी हो गया लो। बीपी लो होने से क्या होगा, एल्डोस्टेरोन स्क्रीट होगा। ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, रास सिस्टम के थ्रू एल्डोस्टेरोन स्क्रीट होगा। जब एल्डोस्टेरोन स्क्रीट होगा, तो एल्डोस्टेरोन कहाँ पे आएगा, आपके प्रिंसिपल सेल पे आएगा। जब आपके प्रिंसिपल सेल पे आएगा, तो अब होगा क्या, सबसे पहला काम ये क्या करेगा, सोडियम को लगवाएगा। यहाँ पे चैनल लगवा देगा सोडियम के, जिससे क्या होगा, यूरिन से सोडियम निकल के हमारे प्रिंसिपल सेल में आ जाएगा। पहला काम हो गया। दूसरा काम ये क्या करेगा,
ये वाला एक्सचेंजर है इसको लगवाएगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा ये जो सोडियम अंदर आया था, ये जो सोडियम अंदर आया था, ये यहां से बाहर चला जाएगा। लेकिन इसके बदले में इसको पोटाशियम को अंदर लाना पड़ेगा। तो इसके बदले में 3 ही पोटाशियम अंदर आ जाए। जब 3 पोटाशियम अंदर आएंगे तो तीसरा काम जो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये वाला करता है। जो आपके पोटाशियम अंदर आए थे, इन पोटाशियम को इन चैनल्स के थ्रू बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इस पूरे सेल में क्या हो रहा है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। वाटर को हम यूरिन से निकाल के ब्लड में डाल रहे हैं। दूसरा काम क्या हो रहा है, जो हमारा सोडियम है उसको हम यूरिन से निकाल के किस में डाल रहे हैं, ब्लड में डाल रहे हैं। और जो आपका पोटाशियम है उसको हम ब्लड से निकाल के किस में डाल रहे हैं, यूरिन में डाल रहे हैं। और ये आपका प्रिंसिपल सेल का काम है। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं कि होता क्या है। फर्ज करो जब आपका एल्डो आता है, ठीक है, जब आपका एल्डोस्टिरोन आता है तो आपकी बुक ने लिखा है मैसेंजर आरएनए बनता है। मतलब उसने ना पूरी बायोकेमिस्ट्री लिखी हुई है कि जब एल्डोस्टिरोन आता है, जब एल्डोस्टिरोन आता है तो ये न्यूक्लियस के पास जाता है। और मुझे बड़े जरा एक्सीलेंट बच्चे बताएंगे जिन्होंने एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी है कि जो आपका एल्डोस्टिरोन है ये स्टीरॉइड हार्मोन है या प्रोटीन हार्मोन है। जल्दी बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं। आपका थोड़ा सा पीछे से भी मैं चेक करूँ ना कि आपको पीछे से कितना आता है। तो एल्डोस्टिरोन एल्डोस्टिरोन क्या करता है, आपके न्यूक्लियस में जाता है। डॉक्टर अक्सा, आई एम रियली सॉरी, आप गलत बता रही हैं। डॉक्टर तहरीम बिल्कुल सही आंसर बता रही हैं और डॉक्टर मारिया भी सही बता रही हैं। देखो, जो एल्डोस्टेरोन है ये स्टीरॉइड हार्मोन है, वही तो मैं बता रहा हूँ। ये क्या है, ये स्टीरॉइड हार्मोन है, ये स्टीरॉइड हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन आपका स्टीरॉइड हार्मोन है और वो न्यूक्लियस में चला जाता है। न्यूक्लियस में क्यों चला जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो क्या है लिपिड बाई लेयर है, और इस वजह से आपका ये जो स्टीरॉइड है ये पास कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ये सेल के अंदर चले जाते हैं। अच्छा खैर, हम एंडोक्राइनोलॉजी को पीछे छोड़ते हैं। हम एल्डोस्टेरोन की बात कर रहे थे कि जो एल्डोस्टेरोन होता है ये क्या करता है, ये मैसेंजर आरएनए बनवाता है। जब ये मैसेंजर आरएनए बनवाता है तो इससे क्या होता है, जो आपके रिसेप्टर होते हैं, जो ये मैसेंजर आरएनए होता है, ये किसके पास जाता है, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है। मैंने ये सारा कुछ पढ़ा चुका हूं एंडोक्राइनोलॉजी में। लेकिन आपने क्या याद रखना है कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, मैसेंजर आरएनए बनवाता है। मैसेंजर आरएनए से क्या बनते हैं, आपके रिसेप्टर्स बनते हैं। आपके कौन कौन से रिसेप्टर्स बनते हैं, एक आपका इनएक चैनल्स बनता है जिसने क्या करना होता है, सोडियम को अंदर लेके जाना होता है। दूसरा आपका क्या बनता है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर बनता है जिसने क्या करना होता है, सोडियम को बाहर निकालना होता है, पोटेशियम को अंदर लेके आना होता है। और आपका एक और चैनल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोटाशियम चैनल बनता है, जो कि क्या करता है, पोटाशियम को सेल से यूरिन में लेके आता है। तो ये एक सीधी बात है, इसमें जब आप पढ़ोगे आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, मैसेंजर आरएनए के थ्रू क्या बनाता है, प्रोटीन रिसेप्टर्स बनाता है, जिसकी वजह से हमें रिसेप्टर मिलते हैं प्रिंसिपल सेल्स में। अब हमने यहां से आपने गौर करना है। सर वाटर का भी बता दें, वाटर का सेम यही होता है। जो आपका एडीएच होता है, जो आपका एडीएच होता है, एडीएच जब भी आएगा तो एडीएच क्या करेगा, एडीएच मैसेंजर आरएनए वगैरह बनवाएगा और उसे एक्वापोरिन बनेगी। एक्वापोरिन एक प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन किसके ऊपर आके लग जाती है, ये एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर आके लग जाती है, जिससे क्या होता है, वाटर हमारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और ये सिंपल सी बात है। सिर्फ आपने बात जो याद रखनी है वो ये 3 बातें नहीं भूलनी। हर चीज भूल जाना लेकिन ये बातें नहीं भूलनी कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है, पोटेशियम एक्सक्रीट होता है, हाइड्रोजन एक्सक्रीट होता है। और ये किस वजह से होता है, एल्डोस्टेरोन की वजह से होता है। ये सीधी बात है। बाकी मैं आपको इसका निमोनिक भी बताता हूँ, फिर आपको ये भूलेगा नहीं। अच्छा, हम आगे चलते हैं और आगे हम पहले पढ़ते हैं कि यार आपके प्रिंसिपल सेल में क्या कार्रवाई चल रही है, प्रिंसिपल सेल में आपके क्या क्या मामला तय पा रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं कि प्रिंसिपल सेल में क्या होता है। तो प्रिंसिपल सेल में उसने सबसे पहले लिखा है कि प्रिंसिपल सेल में सबसे पहले क्या होता है, जो आपका एपिकल मेम्ब्रेन होती है। और मैंने कल आपको बताया था कि एपिकल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जो आपके ल्यूमन की तरफ होती है। तो आपने याद रखना है, जो एपिकल मेम्ब्रेन होती है इसमें आपके पोटाशियम के चैनल को बढ़ा दिया जाता है। देखो, अगर आप अपने सामने बुक नहीं ना रखोगे आपको ये मुश्किल लगेगा। अपने सामने बुक रखें और बुक पे देखें कि क्या मैं आपको सही बता रहा हूं या मैं गलत बता रहा हूं, फिर आपको ये समझ आ जाएगी। तो जो प्रिंसिपल सेल होते हैं इसकी जो एपिकल मेम्ब्रेन होती है इसमें पोटाशियम के चैनल्स को बढ़ाता है एल्डोस्टेरोन। और जिससे क्या होता है, हमारा जो पोटाशियम होता है उसकी एक्सक्रीशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। मतलब एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि हमने पोटाशियम को गटर में डालना है। मतलब कि हमारे ब्लड से आ रहा है, ये देखो ये ब्लड से आ रहा है, सेल में आता है, सेल में बाहर गटर में, ठीक है। तो पहला काम उसने लिखा हुआ है कि पहला जो काम प्रिंसिपल सेल में क्या होता है कि पोटाशियम की एक्सक्रीशन होती है। और दूसरा काम आपका क्या करता है, ये जो प्रिंसिपल सेल है, ये जो प्रिंसिपल सेल है ये क्या करते हैं, सोडियम पोटाशियम, सोडियम जो पोटाशियम का एक्सचेंजर है या सोडियम पोटाशियम पंप है, इसको बढ़ा देता है, इसको इसकी फॉर्मेशन करवाता है। जब इसकी फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा सोडियम क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सोडियम क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो प्रिंसिपल सेल में पोटाशियम की एक्सक्रीशन हो रही है, सोडियम की अब्सॉर्प्शन हो रही है, सोडियम को वापस हम लेके आ रहे हैं, सोडियम की हमें बड़ी जरूरत है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे ये तीसरा काम क्या करता है, ईनैक एक्टिविटी। ईनैक एक्टिविटी, ईनैक एक्टिविटी का मतलब क्या है, एपिथेलियल सोडियम चैनल। एपिथेलियल सोडियम चैनल का मतलब क्या है कि जब भी आपका एल्डोस्टेरोन आएगा ये क्या करेगा, जो आपकी एपिकल मेम्ब्रेन है, जो आपकी ल्यूमन वाली साइड
साइड पे मेम्ब्रेन है उसके सोडियम के चैनल्स को बढ़ा देता है। जब वहां पे सोडियम चैनल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा सोडियम आ जाएगा, सोडियम हमारा यूरिन में सॉरी सोडियम अंदर चला जाएगा। और जब सोडियम अंदर जाएगा तो चूंकि सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे जब सोडियम अंदर जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपकी बुक ने कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि जैसे जैसे इनएक एक्टिविटी बढ़ती है ना, जैसे जैसे इस चैनल की एक्टिविटी बढ़ती है बाय द हेल्प ऑफ एल्डोस्टिरोन, तो उससे क्या होता है, जो आपका ल्यूमन होता है, जो आपका ल्यूमन होता है जहां पे आपका यूरिन बन रहा है, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। चूंकि वहां से हमने क्या निकाल दिया है, वहां से हमने सोडियम को निकाल दिया है। अब जब भी जो जैसे ही आपका ल्यूमन नेगेटिव होगा तो आपके अंदर तो बहुत ज्यादा पोटाशियम पड़ा हुआ है, ड्यू टू सोडियम पोटाशियम एक्सचेंजर की वजह से अंदर तो बहुत ज्यादा पोटाशियम है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव जनरेट हुआ और पोटाशियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये कहता है कि भाईजान आ जाओ, ठीक है, ये पोटाशियम को बाहर खींच लेता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो ये बाहर पोटाशियम को खींच लेता है। इस तरह हमारा जो पोटाशियम होता है वो सेक्रीट होता है, इस तरह जो हमारा पोटाशियम होता है वो क्या होता है, सेक्रीट होता है, पोटाशियम क्या होता है, सेक्रीट होता है। तो इसको हम देखते हैं दोबारा। देखो आपने ये तो उसका मैकेनिज्म है ना, लेकिन आपने जो बात नहीं बोलनी, कभी भी नहीं बोलनी, वो क्या है कि जो आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वहां पे सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है, सोडियम वापस हमारे ब्लड में जाता है, पोटाशियम एक्सक्रीट होता है और हाइड्रोजन एक्सक्रीट होता है। ये तीन बातें हैं जो आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में याद करनी है। प्रिंसिपल सेल, प्रिंसिपल सेल के बाद जो दूसरे सेल हैं उनको हम कहते हैं अल्फा अल्फा इंटरकलेटेड सेल, ठीक है, अल्फा इंटरकलेटेड सेल। अभी हमने पढ़े कौन से सेल, हमने पढ़े प्रिंसिपल सेल। अब हमने क्या पढ़ने हैं, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स, इसके बारे में हमने क्या पढ़ना है। तो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स के बारे में हमने क्या पढ़ना है, ये देखो, ये दूसरी टाइप है सेल की। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका जो एल्डोस्टिरोन होता है ना, जो आपका एल्डोस्टिरोन होता है, यही आके काम करता है। यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स है, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है और इसके ऊपर आके क्या लगता है, हमारा एल्डो लगता है, एल्डोस्टिरोन लगता है, एल्डोस्टिरोन लगता है। अब हम इसको समझते हैं कि अब ये क्या क्या करेगा, ठीक है। तो एल्डोस्टिरोन यहाँ पे जब लगेगा तो ये क्या काम करवाएगा, ये जो एल्डोस्टिरोन होता है ना, ये जो एल्डोस्टिरोन होता है, एल्डोस्टिरोन क्या करता है, एल्डोस्टिरोन हमारा ये करता है कि सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ पे एक चैनल होता है जो कि एटीपी पे काम करता है और हाइड्रोजन को वो बाहर फेंकता है। वो ये जो हमारा एल्डोस्टिरोन होगा इस चैनल को बनवाएगा, ये एटीपी पे काम करता है और हाइड्रोजन को ये बाहर फेंकता है। दूसरा काम ये क्या करता है, यहाँ पे एक और चैनल होता है और जो पोटाशियम को अंदर रीअब्सॉर्ब कराता है, बट हाइड्रोजन को क्या कराता है, एक्सक्रीट कराता है। पोटाशियम को बाहर और हाइड्रोजन को सॉरी पोटाशियम को अंदर और हाइड्रोजन को बाहर। और एक और चैनल होता है जो यहाँ पे होता है और ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट को बाहर अंदर लेके आता है, रीअब्सॉर्ब कराता है और क्लोराइड को बाहर लेके आता है। अब आप कहते हैं कि यार इतनी मुश्किल बातें हम कैसे याद करें, तो मैं आपको कहता हूं कि आपने ये बातें याद नहीं करनी। आपने याद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। जो आपके अल्फा इंटरकलेटेड सेल होते हैं, जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल होते हैं, चूंकि चूंकि हमारा जो सोडियम है वो रीअब्सॉर्ब हो चुका है और आपका जो ल्यूमन है वो सारा क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। जो आपका ल्यूमन है वो सारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, चूंकि जो आपका ल्यूमन है, जो आपका ल्यूमन है वो सोडियम के अंदर जाने की वजह से वो सारे का सारा क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया। और उसके नेगेटिव होने की वजह से ये जो आपका रिसेप्टर है, ये जो आपका ट्रांसपोर्टर है जो एटीपी पे काम कर रहा है और हाइड्रोजन को बाहर फेंक रहा है, ब्लड से निकाल के यूरिन में डाल रहा है, ये क्या क्या करता है, ल्यूमन नेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, जिससे क्या आता है, हाइड्रोजन एटीपेज, ये आपकी बुक की लाइन बता रहा हूं, हाइड्रोजन एटीपेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू नेगेटिव ल्यूमन। जब हाइड्रोजन एटीपेज की एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन क्या होगा, सेक्रीट होगा। और जो बच्चे कल की इस क्लास में प्रेजेंट थे, मैंने आपको एक बात कही थी कि एक अमोनिया पैदा होता है। जरा मुझे बताएं ना कि अमोनिया कहां से पैदा होता है, किडनी में अमोनिया कहां से पैदा होता है, शाबाश जल्दी बताएंगे। मैं देखता हूं आप कितना पढ़ रहे हो। अमोनिया कहां से पैदा होता है, डॉक्टर तरीम एक्सीलेंट, बाकी भी जरा बताएं ना। डॉक्टर मारिया एक्सीलेंट, ओके, आगे भी बताएं। आतिफ बिल्कुल सही बता रहे हैं। डॉक्टर अनम और हैदर तलहा, किधर हो आप लोग, जल्दी बताएं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा और ये बड़े लोगों को ये बात समझ नहीं आती होती। देखो हमने अभी अभी पढ़ा, यस आप सारे तकरीबन सही बता रहे हो माशाल्लाह, डॉक्टर अक्सा, तलहा, वलीद, अली हसन सारे सही बता रहे हैं। देखो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जो आपके पीसीटी होते हैं, जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, ये क्या पैदा करते हैं, ये अमोनिया पैदा करते हैं। ये क्या पैदा करते हैं, अमोनिया पैदा करते हैं, ठीक है, अमोनिया पैदा करते हैं। अब अभी अभी हमने पढ़ा कि जो आपके अल्फा इंटरकलेटेड सेल हैं, ये हाइड्रोजन को बाहर यूरिन में, हमारा जो यूरिन है उसको सेक्रीट करते हैं, हाइड्रोजन को सेक्रीट करते हैं। और आपको पता है जो हाइड्रोजन होता है ये हाईली एसिडिक होता है, ये क्या होता है, एसिड होता है। और आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है
कि जहां से एसिड गुजरता है ये तबाही फेर देता है। तो जब भी जहां से हाइड्रोजन हमारा गुजरेगा क्या हो जाएगा, तबाही फेर जाएगी, हमारी किडनी बिल्कुल गर्क हो जाएगी, किडनी तबाह हो जाएगी, किडनी अंदर से डैमेज हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला की भी तो कुदरत है ना। अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने पीसीटी को हुक्म दिया कि आपने क्या पैदा करना है, आपने पैदा करना है अमोनिया। जो भी ये अमोनिया पीसीटी से बन के हमारे इंटरकलेटेड सेल के पास आता है, तो ये जो अमोनिया होता है ये रिएक्ट कर देता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम में। ठीक है, अमोनियम में। और कल एक लाइन लिखी हुई थी कि जो आपका अमोनिया है, जो पीसीटी है, ये जनरेट करता है अमोनिया को और हेल्प करता है टू सेक्रीट हाइड्रोजन। तो वो इस तरह काम करता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं ये डैमेज कर सकते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने पीसीडी को कहा कि आपने अमोनिया बनाना है, जो कि क्या करेगा, जो रिएक्ट करेगा इंटरकलेटेड सेल के पास जाकर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक न्यूट्रल, एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम कहते हैं अमोनियम। अमोनियम, ठीक है। तो ताकि हमारा जो हाइड्रोजन है वो बाहर गटर में जा सके। तो ये एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट ने मुझे यकीन करें बहुत तंग किया था, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल बात बता दी, और इस बात को आपने अपनी बुक पे लिख भी लेना है और इसको याद भी कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हम आगे चलते हैं, और अब हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं कि जो आपके हाइड्रोजन एक्सक्रीट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखो, जब भी हाइड्रोजन एटीपेज की एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सेक्रीट हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन सेक्रीट होगा, जैसे ही हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, सेक्रीट होगा, तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन सेक्रीट होगा तो क्या होगा, जो आपका ये वाला चैनल है, ठीक है, जो आपका ये वाला चैनल है, ये क्या हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसकी एक्टिविटी कैसे बढ़ती है, ये अब आप सबके लिए, आप सबके जेहन में आ रहा होगा कि यार यहां से तो हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, लेकिन यहां से क्लोराइड क्यों अंदर आना चाह रहा है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, एसिड क्या होता है, एसिड हमारे जो हमारी ब्लड होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें एसिड होता है HCl। ऐसे ही होता है ना। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, हाइड्रोजन को तो हमने बाहर निकाल दिया, मतलब कि चूंकि यहाँ पे जो ल्यूमन था वो सारा नेगेटिव था, तो हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या हो गई, हाइड्रोजन की कमी हो गई। और हमने क्या बनाना है, HCl बनाना है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो क्लोराइड होगा वो अंदर आने की कोशिश करेगा, और जब क्लोराइड अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो किसको बाहर फेंक देगा, वो बाइकार्बोनेट को बाहर फेंक देगा। अब आप कहते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल हो गया है, हम इसको कैसे समझेंगे। तो मैं कहता हूं आप ये ना समझें, आप इसको सिर्फ याद करें। याद क्या करें, देखो मैं इसको आपको पहले सीक्वेंस बता देता हूँ, फिर आपको इसकी मैं बताता हूँ कि आपने याद क्या चीजें करनी है। जो प्रिंसिपल सेल है इसका आपने ये इतनी बातें नहीं याद रखनी, ना ये याद रह सकती हैं, लेकिन आपने जो बात भूलनी नहीं है वो ये है कि प्रिंसिपल सेल में सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, पोटाशियम को एक्सक्रीट कर दिया जाता है, और जो हमारा एडीएच होता है ये वाटर को रीअब्सॉर्ब कर देता है, किसमें, प्रिंसिपल सेल में। अगर आपको ये तीन बातें आती हैं तो आपका एमसीक्यू कभी भी गलत नहीं हो सकता। दूसरी बात जो आपने इसमें याद रखनी है वो ये है, पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ ताकि आपकी दिल की तसल्ली हो जाए कि यार हाँ हमने पढ़ लिया है, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने याद क्या करना है। अब ये जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल होते हैं इस पे आके सबसे पहले लगता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन इस ये जो एटीपी वाला चैनल है, पहला काम ये करता है, ये जो एटीपी की वजह से हाइड्रोजन बाहर जा रहा है इसकी तादाद को बढ़ा देता है। जब इसकी तादाद बढ़ती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन हमारा बाहर यूरिन में चला जाता है। पहला काम हो गया। पहला काम ये हो गया कि चूंकि हमारा ल्यूमन भी नेगेटिव था, इसकी तादाद भी बढ़ गई एल्डोस्टेरोन की वजह से, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन हमारा यूरिन में चला गया। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम हमारा ये हुआ कि जैसे ही हाइड्रोजन की कमी होती है, जैसे ही हाइड्रोजन की अंदर कमी होती है, तो चूंकि एसिड हमारा HCl होता है, तो जैसे ही हाइड्रोजन की कमी होती है, इस कमी को पूरा करने के लिए हमारा क्लोराइड अंदर आता है, क्लोराइड एंट्री मारता है। और जैसे ही क्लोराइड एंट्री मारता है, यहाँ पे एक और चैनल लगा होता है जिसने क्लोराइड को अंदर लेके आना है लेकिन बाइकार्बोनेट को बाहर लेके जाना है। तो जैसे ही क्लोराइड अंदर आने की कोशिश करता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, हमारा बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाता है। और अगर आप गौर करें, थोड़ा सा गौर करें, तो इसमें ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है कि हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और हमारा जो बाइकार्बोनेट है वो अंदर जा रहा है। बाइकार्बोनेट अंदर जा रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो एक्सक्रीट हो रहा है, हाइड्रोजन गटर में जा रहा है, लेकिन जो बाइकार्बोनेट है वो क्या हो रहा है, वो अब्सॉर्ब हो रहा है, वो आपकी वापस ब्लड में जा रहा है। अब जरा मुझे शाबाश जल्दी बताएंगे कि जब हाइड्रोजन को मैं सेक्रेट कर दूं, अगर मैं एसिड को बाहर निकाल दूं, बाइकार्बोनेट को अंदर ले लूं, तो अल्कलोसिस होगी या एसिडोसिस होगी, मेरी पीएच एसिड की तरफ जाएगी या उसकी तरफ जाएगी, बेसिक की तरफ जाएगी। डॉक्टर आतिफ ने बिल्कुल सही आंसर बता दिया, बाकी भी जरा बताएं। शाबाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अभी याद हो जाए। डॉक्टर अदनान एक्सीलेंट। अगर मैं एसिड को बाहर निकाल दूं, बेस को अंदर ले लूं, तो जाहिर बात है क्या हो जाएगा, मेरी पीएच अल्कल हो जाएगी।
और चूंकि ये किडनी की वजह से हो रहा है, चूंकि किडनी की वजह से हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्यों हो रही है? ड्यू टू एल्डोस्टिरोन। एल्डोस्टिरोन ने यहाँ पे भी कमाल दिखाया है, एल्डोस्टिरोन ने यहाँ पे भी कमाल दिखाया है। दो कंसेप्ट अभी तक मैंने बताए हैं आपको, जो कि आपको नहीं भूलने चाहिए, चाहे कुछ भी भूल जाए, कि एल्डोस्टिरोन क्या करता है, सोडियम को ब्लड में लेके आता है, पोटाशियम को बाहर गटर में लेके जाता है। और एल्डोस्टिरोन अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे काम करता है, और अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे हाइड्रोजन को बाहर निकालता है और बाइकार्बोनेट को अंदर लेके आता है। इसकी वजह से जो एल्डोस्टिरोन है, इसकी वजह से उसको क्या हो जाती है, जो मरीज होता है उसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाती है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाती है, वो बेचारा स्लो स्लो सांस लेगा, उसको ब्रेडिकार्डिया होगा, स्लो स्लो सांस लेगा और उसको उल्टियां वगैरह आएंगी। खैर हम ये आगे जाके भी पढ़ेंगे। अब आप कहते हैं कि यार हम इतनी बातें कैसे याद करेंगे, तो इसका मैं आपको एक निमोनिक बताता हूँ। मैंने एंडोक्राइनोलॉजी में बताया था, जिसका माइक ओपन है, काइंडली उसको क्लोज कर ले, कर लो यार। अच्छा, जो एल्डोस्टेरोन होता है, इसका मैंने आपको एक निमोनिक बताया था एंडोक्राइनोलॉजी में, कि आप एल्डोस्टेरोन कैसे लिखते हो। फर्ज करो ये ए है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन ए से स्टार्ट होता है ना, एल्डोस्टेरोन, और मैं इसके दरमियान वाले वर्ड्स इस तरह लिख देता हूँ पॉइंटर से, एल्डोस्टीरोन, ठीक है, एल्डोस्टिरोन। और जो एंड वाला ई है उसको मैंने मार्कर से लिख दिया, ठीक है। ये एक इसका निमोनिक है, इसको याद करने के लिए। अब आपने याद रखना है कि एल्डोस्टेरोन किस किस चीज को अब्जॉर्ब कराता है, किस किस चीज को पेशाब से उठा के आपके ब्लड में लेके आता है, आपके खून में लेके आता है, और किस किस चीज को उठा के आपके ब्लड से यूरिन में डालता है। तो जो चीजों को अब्जॉर्ब कराता है वो दो चीजें हैं, और दो चीजें कौन सी हैं? एक तो आपका प्रिंसिपल सेल में, जब आपका एल्डोस्टेरोन प्रिंसिपल सेल पे काम करता है तो क्या अब्जॉर्ब कराता है? सोडियम, ठीक है। अब ए से आपने याद रखना है अब्जॉर्ब, तो अब्जॉर्ब क्या कराता है? सोडियम। और दूसरा काम ये अब्जॉर्ब क्या कराता है, जल्दी बताएंगे मुझे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एल्डोस्टेरोन दूसरा, अब दूसरी क्या चीज अब्जॉर्ब कराता है? डॉक्टर आतिफ आप थोड़ा सा गलत बता रहे हैं, जो वाटर होता है वो एडीएच अब्सॉर्ब कराता है। डॉक्टर तरीम एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सही आंसर बता दिया है, बाकी भी जरा बताएं, शाबाश। जो एल्डोस्टेरोन है वो और दूसरी कौन सी चीज अब्सॉर्ब करा रहा है यार? सामने तो लिखा हुआ है, पढ़ पढ़ के बता दो। यस डॉक्टर अदनान एक्सीलेंट, बाइकार्बोनेट। ये देख लो, जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है ये अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे जाता है और क्या अब्सॉर्ब कराता है? बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट। जो एल्डोस्टेरोन होता है ये क्या करता है? ये अब्सॉर्ब कराता है किसको? सोडियम को और बाइकार्बोनेट को। अगर आप यही बातें याद रख लोगे ना, ऊपर की आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपका एमसीक्यू इंशाल्लाह नहीं गलत होगा। दूसरी बात, जो ई से आपने याद रखनी है, ई से आपने याद रखना है एक्सक्रीट, बाहर निकालता है, गटर में डालता है। ई से क्या आपने क्या याद रखना है? सबसे पहले जो आपका जो एल्डोस्टेरोन है ये किसको बाहर निकालता है? ये पोटाशियम को बाहर निकालता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल सेल्स, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल सेल्स। दूसरा काम ये क्या करता है, ये मैं आपसे पूछता हूँ कि जो एल्डोस्टेरोन होता है ये और किसको एक्सक्रीट कराता है? शाबाश, जल्दी बताएं। यस डॉक्टर आतिफ एक्सीलेंट। जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है ये क्या करता है? एक्सक्रीट करता है किसको? हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को। तो करता है हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करता है। तो ये अगर आपको ये तवीज आता है, अगर आपको एल्डोस्टेरोन के बारे में ये चार बातें पता है ना, तो समझ लो कि आपका बिल्कुल काम सेट है, आपकी जिंदगी आसान है। लेकिन आपने ये चार बातें नहीं भूलनी, चाहे ऊपर वाला सारा भूल जाना, ये बातें नहीं भूलनी। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम को अब्सॉर्ब करता है, बाइकार्बोनेट को अब्सॉर्ब करता है। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एक्सक्रीट करता है किसको? पोटाशियम को भी बाहर गटर में डालता है। और एक और अहम बात वो ये है कि चूंकि ये हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, हाइड्रोजन को गटर में डालता है, और हाइड्रोजन क्या है? एसिड है। तो ये क्या कराता है? इट कॉजेज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये बातें आपने नहीं भूलनी, बाकी सारा कुछ चाहे भूल जाना। ये जो मैंने आपको निमोनिक बताया है, निमोनिक तो खैर नहीं है, एक बस बताने का वे है, लेकिन आपने इसको नहीं भूलना, बाकी हर चीज चाहे भूल जाना। अब हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन की, तो हमने बात कर ली, लेकिन जो आपका एडीएच है, एडीएच किस पे एक्ट करता है? एडीएच एक्ट करता है प्रिंसिपल सेल्स पे, और क्या बनाता है? एक्वापोरिन, ठीक है, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या है? पानी के सुराख है, इसे पानी गुजरता है, एक प्रोटीन है जो कि क्या कर लगती है? एपिकल साइड पे लगती है और एक्वापोरिन बनती है। और एक्वापोरिन से क्या होता है? हमारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है क्या? वाटर। तो जब भी आप में पानी की कमी होती है, आपने देखा होगा कि आपका जो यूरिन होता है वो पीला हो जाता है। इट इज ड्यू टू एडीएच, इट इज ड्यू टू एडीएच। आपने देखा होगा कि आप माशाल्लाह सारा दिन पानी ना पिए, आवारागर्दी करते रहे, तो आपका जो यूरिन होता है वो काफी पीला हो जाता है। और वो क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि जो एडीएच होता है, एडीएच उससे सारा पानी निकाल लेता है। जो एडीएच होता है, एडीएच उससे सारा पानी निकाल लेता है, यूरिन को कंसंट्रेटेड कर देता है, और जो उसमें बाकी मटेरियल वगैरह बचता है उसकी वजह से जो हमारा यूरिन होता है इट इज पेल, ये पीला हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अहम बात है कि जो आपका यूरिन होता है ये क्यों
सर जी एल्डोस्टेरोन मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कोलिसिस करवाता है एट द सेम टाइम? नो। जो आपका जो एल्डोस्टेरोन है ये मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस ही करवाता है। मैं आगे जाकर भी आपको पढ़ाता हूँ। जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है ये क्या करता है, ये आपका मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस ही करवाता है। ये हम आगे जाके भी इसको पढ़ेंगे। जो एडीएच होता है, एडीएच क्या करता है, एक्वापोरिन कराता है, और जिससे क्या होता है हमारे पानी को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है ताकि हमारी बॉडी की कमी पूरी हो सके। उसके बाद एक और उसने बात लिखी हुई है जो कि आप अपनी इंफॉर्मेशन में ऐड कर लें कि जो आपका एडीएच होता है ना, ये किस पे एक्ट करता है, ये अल्फा इंटरक्लेटेड पे सेल पे एक्ट करता है। और एक और रिसेप्टर होता है किसका, यूरिया का। ठीक है, यूरिया ट्रांसपोर्टर वन, यूटी1। ठीक है, यूरिया ट्रांसपोर्टर वन, यूरिया ट्रांसपोर्टर वन। और यूरिया ट्रांसपोर्टर वन को क्या करता है, जो यूरिया होता है, जो थोड़ा बहुत यूरिया हमें चाहिए होता है उसको हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ एडीएच। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है कि एडीएच किडनी पे क्या करता है, एक्वापोरिन बनाता है और यूरिया ट्रांसपोर्टर वन बनाता है, जिससे क्या होता है जो यूरिया होता है उसको हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं।